नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका एग्ज़ाम संजीवनी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि कंप्यूटर के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए दोस्तों, कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक सीधे तौर पर पहुंच जाएं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर भी करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के टाइप्स में। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात की गई थी। तो आज हम कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। तो अगर हम कंप्यूटर के टाइप्स की बात करें तो दोस्तों, कंप्यूटर के टाइप्स 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। जिस तरीके 1, 2, 3 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला है कंप्यूटर टाइप अकॉर्डिंग जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का डिवीज़न हुआ है। इसके बाद सेकंड जो है वो अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज, कंप्यूटर के जो साइज है, शेप है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, यानी कि उसके कार्य करने की क्षमता के अनुरूप उसको डिवाइड किया गया है। तो अगर हम कंप्यूटर के जनरेशन्स की बात करें तो कंप्यूटर के जनरेशन्स 5 जनरेशन होते हैं, 1 से लेके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। इसी के साथ अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज की बात करें तो यहाँ भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं तो यानी कि ये जो कंप्यूटर जनरेशन है, शेप और साइज के अकॉर्डिंग है, परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है, तो इसमें से 1 से 2 प्रश्न कन्फर्म होते हैं दोस्तों। या तो जनरेशन के बारे में पूछा जाएगा, या तो कंप्यूटर के टाइप के बारे में पूछा जाएगा, साइज और शेप के बारे में, या फिर डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा। तो ये मान के चले, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कंप्यूटर जनरेशन और कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज। क्लियर हो रही बात? तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है आपको। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसका कि कंप्यूटर जनरेशन के बारे में हम बात करें तो यहाँ अगर हम कंप्यूटर जनरेशन की बात करते हैं तो पहला जनरेशन जो है 1940 से लेके 1956 तक, यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन को फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत रखा गया है। अब फर्स्ट जनरेशन में पहली बार जो कंप्यूटर इस जनरेशन में बने तो वहाँ पर प्रोसेसर वगैरह नहीं होते थे आज के टाइम के, जैसे इंटेल का प्रोसेसर है, डुअल कोर i3, i5, i7। तो उस टाइम जो फर्स्ट जनरेशन में रखा गया वो वैक्यूम ट्यूब, यानी कि इसको थर्मियोनिक वॉल्व भी कहा जाता है, जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसके बाद मशीन लैंग्वेज यूज़ हुई, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इंसान की लैंग्वेज को नहीं समझता। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना था तो उसमें कंप्यूटर की ही लैंग्वेज बनाई गई थी। कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0-1 के फॉर्म में, जिसे मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को जानता है। 0 का मतलब होता है फॉल्स के लिए और 1 के लिए होता है ट्रू। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वहाँ स्टोरेज के लिए जो यूज़ किया जाता था वो पंच कार्ड, और पंच कार्ड का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता था। इसको मैनुअली, इस पंच कार्ड में मैनुअली एंटर किया जाता था। जो भी कोड्स होते थे या जो भी कैलकुलेशन कराना होता था तो उसको मैनुअली पहले इस पंच कार्ड में फीड किया जाता था, इसके बाद कंप्यूटर को प्रोवाइड किया जाता था। दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, पंच कार्ड यहाँ पर स्टोरेज का काम भी करता था और इनपुट का भी काम करता है, यानी कि पंच कार्ड इकलौता ऐसा डिवाइस है जो कि इनपुट डिवाइस का काम और प्लस इनपुट डिवाइस का काम प्लस आपका स्टोरेज का काम होता था। और पंच कार्ड को एक बार यूज़ करने के बाद हम दोबारा उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है साइज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे इनका साइज बहुत ही लार्ज था। ये कुछ फीट से लेके कुछ फीट्स का एक तरीके से कहा जाए एक बड़े हॉल में इसका यूज़ किया जाता था, यानी कि इतने बड़े साइज के होते थे कि एक बड़ा हॉल लग जाता था यहाँ पर।
तो अब इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जब साइज में बड़ा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इस जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनका नाम है एनीएक, एडवैक, एडसैक और यूनिवैक 1। ये कंप्यूटर यहाँ पर डेवलप किए गए फर्स्ट जनरेशन के। जो फर्स्ट जनरेशन का पंच कार्ड जो एंटर किया जाता था, ये सामने स्क्रीन में पंच कार्ड राइटर है जिसके माध्यम से पंच कार्ड में एंटर किया जाता था। कोई भी जो नॉर्मल मान लीजिए कोई एडिशन का आप कर रहे हैं 2+2 4, तो पहले 2+2 4 को आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता था, फिर उस मशीन लैंग्वेज को पंच कार्ड में एंटर किया जाता था थ्रू इस मशीन के द्वारा। इसके बाद उस पंच कार्ड को आपका कंप्यूटर को प्रोवाइड कर दिया जाता था। कंप्यूटर भी मशीन लैंग्वेज 0-1 में आउटपुट देता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट उसी आउटपुट को कन्वर्ट किया जाए, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा होता था। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का डायग्राम जो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये एक छोटा सा पार्ट है जबकि एक बड़े हॉल में डिवाइड रहता है। ये इसका साइज जो है एक हॉल के बराबर होता था। अब अगर हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो ये 1956 से लेके 1965 यानी कि 1956 से 1965 के बीच इसको रखा गया है। इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता था वैक्यूम ट्यूब की जगह। इसके बाद लार्ज यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ असेंबली लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर जो होगा कि असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स का भी यूज़ किया जाता था, मैथमेटिकल सिंबल्स का। क्लियर हो रही बात। बाकी हम लैंग्वेज के बारे में डिटेल में एक लैंग्वेज चैप्टर बनेगा, उस लैंग्वेज में लो लेवल, हाई लेवल, असेंबली लैंग्वेज, जितने भी मॉडर्न लैंग्वेज हैं इस समय कंप्यूटर, वहाँ पर पूरा डिस्कस किया जाएगा। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो अपकमिंग वीडियो होगा तो उसमें हम देखेंगे। तो अभी आप इतना समझिए कि जो सेकेंड जनरेशन है वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ किया जाता था वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेज यूज़ किए जाते थे। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रॉन एंड कोबोल ये यूज़ किया जाता था। फिर स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया जाता था। जैसे कि मैग्नेटिक टेप आप देख रहे हैं, ये टेप रिकॉर्डर में जो एक स्ट्रिप होती थी, टेप होता था, वो मैग्नेटाइज्ड इंक होती थी उसके अंदर, इसी पर रीड एंड राइट किया जाता था। तो दोस्तों ये मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो ये फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क है तो यानी कि फर्स्ट टाइप में या फर्स्ट जनरेशन में जो सेकेंड जनरेशन में जो डेवलप किया गया था वो था आपका फ्लॉपी डिस्क। इसमें स्टोर किया जाता था। इसका साइज लगभग 1 MB के आसपास होता था। इसके बाद दोस्तों कैच मेमोरी का डेवलपमेंट हुआ। कैच मेमोरी एज अ मीडिएटर कार्य करता था प्रोसेसर और सेकेंडरी स्टोरेज के मध्य, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन सेकेंडरी स्टोरेज के। तो इसलिए यहाँ पर जो कैच था वो दोनों की स्पीड को बैलेंस करने के काम में यूज़ किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड जनरेशन में जो फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट स्मॉलर साइज देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि साइज अब जो कंप्यूटर्स का है वो छोटा होने लगा था इन कंपैरिजन प्रीवियस जनरेशन के। अब अगर हम इस जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो यहाँ पर था IBM 1401, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600। इसके बाद थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1966 से 1975 के बीच को थर्ड जनरेशन में रखा गया। थर्ड जनरेशन में अब यहाँ पर हमारा न तो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, न ही आपका ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता था, और यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा इंटीग्रेटेड सर्किट। अब यहाँ इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता IC, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक पूरा सर्किट बोर्ड जिसमें कि आपका लगभग ट्रांजिस्टर की बात करें तो 10 ट्रांजिस्टर से लेके 100 ट्रांजिस्टर एक सिंगल चिप में आ जाते थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो IC था इंटीग्रेटेड सर्किट दो पार्ट में डिवाइडेड था। उनमें पहला था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा था मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि जिसमें 10 ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते थे उसको कहा जाता था स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और जहाँ पर 100 ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता उसे कहा जाता मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसी के साथ यहाँ पर जो CPU की स्पीड, यानी कि CPU की जो स्पीड हो गई थी वो हो गए थे 1 MIPS, यानी कि 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड।
इसके बाद नेक्स्ट साइज अगर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रैम डेवलप की गई थी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यानी कि साइज ऑफ मेन मेमोरी डेवलप हुई वो हुई अप टू 4 MB। 4 MB की रैम यहाँ पर डेवलप की गई थर्ड जनरेशन में। स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई जो कि 100 MB तक पहुंची। लैंग्वेज में बेसिक और पास्कल लैंग्वेज डेवलप की गई कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन में। मिनी कंप्यूटर डेवलप किया गया। टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके पहले जो था वो था आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये था टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर नेम जो थे IBM 360 सीरीज, ICL 1900 यानी हनीवेल 6000। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो 1976 से 1990 तक है, जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा। आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर, और यह माइक्रो प्रोसेसर जो था वो VLSI था। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पर 50,000 ट्रांजिस्टर एक सिंगल आईसी में आने लगा। इसके बाद यहाँ पर CPU जो था बड़े साइज की बजाय एक सिंगल चिप में यूज़ होने लगा। सिंगल चिप मतलब आप देख रहे हो एक सर्किट बोर्ड, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आईसी क्या है, तो उस तरीके का एक सिंगल चिप में पूरा CPU आ गया था। इसके बाद स्टोरेज में हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो MB में थी वो अब GB में पहुंच गई। सेमीकंडक्टर मेमोरी डेवलप की गई जो कि CD एंड DVD, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसी को कहा जाता है डिजिटल वीडियो डिस्क। लैंग्वेज C, दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि लैंग्वेज C जो है वो डेवलप की गई थी 1972 में, लेकिन जो डेवलपमेंट इसका था 1972 में था, लेकिन जो लैंग्वेज C है वो फोर्थ जनरेशन में आती है कंप्यूटर जनरेशन में। इसके बाद नेक्स्ट पैरेलल कंप्यूटिंग एंड मल्टी मीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया। तो दोस्तों यहाँ जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो को आप देखेंगे तब वहाँ आप समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अभी आपको सिर्फ इतना ये ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ प्रोसेसर की बात की तो आपको ये प्रोसेसर इस मतलब जो जनरेशन में है आपको ये ध्यान रखना कि कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया गया। CPU सिंगल चिप है। इसके बाद स्टोरेज की बात करूँगा तो स्टोरेज में आपके जो भी जितने भी पार्ट में स्टोरेज डिवाइड होगा, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, क्लियर हो, सेमीकंडक्टर मेमोरीज, इन सभी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और यहाँ पर मैं स्टोरेज के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको स्टोरेज से संबंधित जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लैंग्वेज पर भी मैं एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर के, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कंप्यूटिंग एंड मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया फोर्थ जनरेशन में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब है कि स्टार्टिंग में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर तक अगर हम देखते हैं इससे पहले तो वहाँ पर केवल आपको लिखा हुआ आता था, यानी कि एक ब्लैक स्क्रीन होगी, उसमें वाइट इंक से लिखा हुआ वाइट कलर्ड में लेटर लिखे होते थे और सिर्फ कोड वगैरह का ही यूज़ होता था। जैसे कि आज के टाइम पे आप देखते हैं कि जो इसका ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वो नहीं आता था, वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से ही स्टार्ट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कि आपका फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर नेटवर्क आया। कंप्यूटर नेटवर्क दोस्तों एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे आने वाले उनमें हम डिस्क्राइब करेंगे। तो यानी कि अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क की नॉर्मल बात करूं तो फोर्थ जनरेशन से कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना। यहाँ एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ के आपस में बातें करना स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो कंप्यूटर बने वो कंप्यूटर इस तरीके से दिया है: DEC 10*1000, PDP 11, क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्रे 1 था। फिर क्रे XMP, ये भी सुपर कंप्यूटर ये डेवलप किए गए। मतलब इतने कंप्यूटर्स जो हैं वो फोर्थ जनरेशन के अंडर में आते हैं। इसी के साथ जो कंप्यूटर ने माइक्रो कंप्यूटर सीरीज बाय एप्पल एंड IBM, एप्पल ने
और आईबीएम ने यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर की सीरीज़ को बनाना स्टार्ट कर दिया था। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कंप्यूटर को, इसके पहले जो भी कंप्यूटर्स थे उन कंप्यूटर्स में कंप्यूटर की खुद की सोचने की कोई क्षमता नहीं होती, यानी कि जो उसमें पहले से फीड होता था, पहले से प्रोग्राम्ड होता था सॉफ्टवेयर, वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता। लेकिन जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि कंप्यूटर इंसान की तरह सोचने लगे, यानी कि जो इंसान है, इंसान अगर किसी के या मैं एक नॉर्मल तरीके से बोलूँ तो मतलब अगर इंसान के सामने कोई परिस्थिति आ जाती है या कोई कठिनाई आती है तो उस कठिनाई को ध्यान में देखते हुए, उस चैलेंज को देखते हुए इंसान क्या अपने दिमाग में खुद सोचता है, खुद सॉल्यूशन निकालता है और उस परिस्थिति से बाहर आ जाता है। इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए भी एक माइंड बनाया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद सोचता है, खुद समस्या का सॉल्यूशन निकालता है। अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा एक मूवी आई थी जिसका नाम है आपका आयरन मैन। आयरन मैन, उस आयरन मैन में आपने देखा थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो आयरन मैन की हेल्प करता है फ्राइडे, फ्राइडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। जार्विस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जो कि समस्याओं को खुद सॉल्व करता था। तो दोस्तों इस तरीके के जो आपके इंटेलिजेंस यूज़ किया जाता था, वहाँ पर जो चिप यूज़ की जाती थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो प्रोसेसर यूज़ किया जाता था उनको माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। इन माइक्रो प्रोसेसर में जो देखा जाए तो वहाँ 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ किया जाता था। 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यानी कि ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होता है। इसी के साथ फिफ्थ जनरेशन में जो स्पीड है कंप्यूटर की वो 10 टू दी पावर -12 सेकेंड, यानी कि अगर देखा जाए, अगर 1/10 कह दें तो 1 सेकेंड के 10वें भाग, और जबकि आप देख रहे हो इसके आगे कितने 12 ज़ीरो आपको लगाने होंगे 1 के आगे, वो भी 1/1 में, जो कि स्पीड बताता है कंप्यूटर की। इसके बाद स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज की क्षमता यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई। टीबी हो गया, टीबी से और भी ज़्यादा गीगाबाइट, आपका योट्टाबाइट, जेटाबाइट, इन सब के बारे में जैसे आपने देखा होगा रोबोट मूवी में कहता है मेमोरी 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट, योट्टाबाइट, यानी कि इनके बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो यानी कि जो फिफ्थ जनरेशन में है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर बन गया, जिसमें कि डेवलप किया गया ब्लूरे डिस्क और एचवीडी। एचवीडी मतलब होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो दोस्तों यहाँ स्टोरेज की जितनी भी बातें हैं ये सब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में पूरी तरीके से आपको डिफाइंड होगा। अगर यहाँ देखें तो इसका एक इस समय जो लेटेस्ट स्टोरेज डिवाइस है वो है मैग्नेटिक बबल मेमोरी डेवलप्ड, यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक बबल है उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ मैग्नेटिक बबल मेमोरी है जी, ये नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये बहुत बड़े पर्पस यानी कि साइंटिफिक रिसर्च वगैरह इन सब के लिए यूज़ किया जाता था। अब अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज C++, जावा, .NET, PHP एट्सेट्रा, ये वाली लैंग्वेज डेवलप की गई थी। क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मॉलिकुलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इस टाइम जो है आप नैनो टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा था कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आयरन मैन में आपने देखा कि जैसे वो एक छोटी सी डिवाइस है वो पूरी उसका सूट बन जाता है, या आज के टाइम पे मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही बहुत ही छोटी मशीनें बनाई जाती है जो कि सेल के आकार की होती है, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी किस तरीके की बन रही है, किस तरीके के सेल्स में कहाँ पर है, या उसको उसी नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सही भी किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक कंप्यूटर डेवलप किए गए। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज, दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर जनरेशन, अकॉर्डिंग टू यहाँ कंप्यूटर जनरेशन की बात की गई 1 से लेकर 5 तक, तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से उसको देखना है, समझना है और पढ़ना है। तो यहाँ जनरेशन से डेफिनेटली मैंने यहाँ पर कोशिश की कि आपको पूरी चीज़, यानी कि हर जनरेशन के बारे में बता दूं, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरेशन में क्या डेवलप किया हुआ, तो वो भी पॉइंट वाइज मैंने डिफाइन किया है, बहुत ही मतलब एक तरीके ब्रीफ किया गया है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम कंप्यूटर के शेप और साइज की बात करें तो शेप और साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर का कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस MIPS के बजाय फ्लॉप्स में मापा जाता है। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, जबकि फ्लॉप्स की बात करें तो फ्लोटिंग पॉइंट अगर MIPS के बजाय फ्लॉप्स की बात करें तो फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। क्लियर हो रही बात दोस्तों। इसके बाद सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकेंड अरबों और ट्रिलियंस कैलकुलेशन कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर लगभग 400 क्वाड्रिलियन फ्लॉप्स तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद आकार में सबसे बड़े होते हैं। एक सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कुछ फीट से लेके सैकड़ों फीट तक बड़ा होता है। वे एक समय में 100 से अधिक यूज़र्स को सपोर्ट करता है, यानी कि आप एक सुपर कंप्यूटर में एक ही समय पर 100 से ज़्यादा यूज़र्स यहाँ पर पैरेलली वर्क करते हैं। स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर यानी कि स्पीड जो थी वो 400 से 10,000 यानी कि 400 to 10,000 MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड होती है। इसी के साथ आप देख रहे हैं सामने जो कि ये सुपर कंप्यूटर है, IBM ने डेवलप किया गया इसको। जो सुपर कंप्यूटर का यूज़ है यहाँ पर रिसर्च वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे परमाणु मिसाइल वगैरह साइंटिफिक यूज़ के लिए किया जाता है, मौसम के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, या जलवायु किस तरीके का बदलाव आ रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, परमाणु हथियार डिज़ाइन और क्रिप्टोग्राफी के लिए किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी दोस्तों सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है कि जो आपका डेटा है कंप्यूटर का वो सेफली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट होने में क्रिप्टोग्राफी, यानी कि उसको जैसे आपने रीजनिंग पढ़ा होगा कोडिंग डिकोडिंग, तो उसी तरीके से यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट होता है। तो बेसिकली रिसर्च वर्क के लिए आपका यहाँ पर रिसर्च वर्क के लिए आपका सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, या अंतरिक्ष के लिए जितने भी जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करना, अंतरिक्ष का अध्ययन करना, इन सभी में सुपर कंप्यूटर का ही यूज़ किया जाता है। एक से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU होते हैं एक सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसर का उपयोग। दोस्तों यहाँ जो CPU है पैरेलली लगे रहते हैं, यानी कि आपका एक वर्क एक ही होगा, तो लेकिन CPU जो है वो वर्किंग पैरेलली एक दूसरे के पैरेलली रह के एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। इनकी कीमत की बात करें तो कीमत $2 लाख से लेके आपका $100 मिलियन तक हो सकता है। दुनिया में दोस्तों जून 2019 के अकॉर्डिंग 500 पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं। अगर पूरे विश्व में एक रिपोर्ट है 2019, तो यानी कि 2019 जून की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में विश्व में 500 सुपर कंप्यूटर है, जिसमें कि जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया वो था क्रे-1 सुपर कंप्यूटर। अब अगर हम भारत के सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो दोस्तों भारत के सुपर कंप्यूटर आपके दिए गए सामने, जिसमें कि अनुपम है, परम युवा है, यानी कि परम युवा हो गया, वर्गो हो गया, विक्रम 100, क्रे XC40, परम युवा द्वितीय, सागा 220, आदित्य, भास्कर, पेस, फ्लो सॉल्वर। तो अब दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटर्स बने हैं। इनमें जो मेन है, एक मेन रिकॉर्ड की बात करें तो चाइना के पास सबसे ज़्यादा 226 सुपर कंप्यूटर है। फिर USA के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास 113 सुपर कंप्यूटर है। जापान के पास 29 है, 29 है। फ्रांस के पास 19 है, यानी कि फ्रांस के पास 19 सुपर कंप्यूटर हैं, और जो रेस्ट बचे वो विश्व के बाकी देशों में के पास हैं। तो अब यहाँ पर दुनिया के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर जो दिए गए स्क्रीन पर, यहाँ पर आपका जो दिया है 3 है 1 जो विश्व के 5 सुपर कंप्यूटर हैं वो आपकी स्क्रीन में दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर दुनिया के 5 सबसे सुपर कंप्यूटर में भारत का स्थान 5वां है, जो कि भारत के ही टाटा सन्स यानी कि आपके टाटा ग्रुप की कंपनी ने डेवलप किया। और ये एक गौरव की बात है जो कि एक इंडियन कंपनी टाटा ने अपना योगदान दिया इस सुपर कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए।
और वैसे भी हम जानते हैं कि इस कोरोना काल में भी टाटा ग्रुप्स ने बहुत सारा योगदान दिया देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के कोरोना से लड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसमें 256 से ज़्यादा यूज़र एक टाइम पे काम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ भी जो यूज़ किया जाता है पैरेलल कंप्यूटर या पैरेलल प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि जो प्रोसेसर है वो पैरेलली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये सुपर कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं। यहाँ पर 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। स्पीड जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर की 30 से लेके 100 MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। यह कंप्यूटर बड़े संस्थान जैसे इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, टेलीकॉम सेक्टर आदि में उपयोग। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही आपका सर्वर कहा जाता है। यानी कि आप देखेंगे कभी बैंक वगैरह में जाते हैं तो कहते हैं सर्वर नहीं आ रहा। दोस्तों वहाँ सर्वर नहीं आता है। सर्वर एक ऐसा जगह है, सर्वर एक ऐसी प्लेस है, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर होता है। आपको अगर कोई भी ऑनलाइन अगर वेबसाइट भी बनवानी होती है तो आपसे कहा जाता है कि सर्वर परचेस करना है। सर्वर परचेस करने का मतलब ये होता है कि आपको सर्वर में एक जगह परचेस करनी होती है जहाँ पर आप अपना डेटा रख सको। तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर को ही सर्वर कहा जाता है। ये एज ए देखा जाए तो पूरी तरीके से एक स्टोरेज की तरह काम करता है, यानी कि यहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनका सर्वाधिक प्रयोग वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह हैं इनको स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद ये मेन फ्रेम कंप्यूटर कुछ इस तरीके के डिज़ाइन के होते हैं। अब हम बात करें मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के मिड में आते हैं। 1965 में DEC यानी कि मिनी कंप्यूटर DEC ने 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया। स्पीड जो इसकी थी वो 10 to 30 MIPS थी। मिनी कंप्यूटर का उपयोग छोटे व्यवसायों में किया जाता है। छोटे व्यवसाय मतलब नॉर्मली जो हम लोग एक छोटे स्केल पे वर्क करते हैं उसमें जो कंप्यूटर्स का यूज़ होता है तो वहाँ पर मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर का आरंभ 1970 में हुआ था, यानी कि इसकी स्टार्टिंग 1970 में हुए थे। इसी के साथ ये कंप्यूटर इतने छोटे, यानी कि सबसे छोटे साइज के, जैसे अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, आपका मोबाइल फ़ोन हम ले सकते हैं या एक टैबलेट ले सकते हैं, तो ये एक बहुत छोटे, आजकल देखते हैं तो माइक्रो में स्मार्ट वॉच आती है, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। इनको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ईजी होता है, यानी कि ये जो कंप्यूटर्स हैं ये ब्रीफ केस में, बैग में आसानी से रखे जाते हैं। आज के समय में इस कंप्यूटर का उपयोग अपने निजी काम के लिए भी करते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसे लैपटॉप वगैरह है, इनका हम पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये आपके पर्सनल कंप्यूटर भी होते हैं। तो ये ध्यान रखना, माइक्रो कंप्यूटर को ही पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। यहाँ पर जो माइक्रो कंप्यूटर है वो 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। दोस्तों अब यहाँ पर आपने देखा कि साइज़ के अकॉर्डिंग कंप्यूटर डिवाइड था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो कंप्यूटर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड था, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों जैसे कि दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनके अंकों में परिवर्तित करते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर है इनका प्रयोग जो किया जाता है वो फिजिकल यानी कि भौतिक इकाइयों को मापने के लिए। एनालॉग का कंप्यूटर मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। स्पीड इसकी हाई होती है और एक्यूरेसी लो। यानी कि मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि स्पीड हाई और लो एक्यूरेसी क्यों कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप बाइक यूज़ करते हैं तो बाइक में आपने देखा जो स्पीडोमीटर यानी कि एक सुई वाला, या बाइक आज के टाइम पे तो 2 तरीके के आ रहे, एक डिजिटल भी आ रहा है, एक आपका एनालॉग। यानी कि अगर हम एनालॉग की बात करें तो वहाँ पर एक निडल होती है, एक सुई होती है जो कि स्पीड और पेट्रोल वगैरह इन सब के लिए बताती है। तो मान लीजिए आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और एकदम से आपको ब्रेक लगाना पड़ा,
तो आप क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, तो जैसे एकदम से ब्रेक लगता है गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो आपका जो कांटा है यानी कि जो निडल है, सुई है, वो भी ज़ीरो पे एकदम से आ जाती है। क्लियर हो रही बात। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल जैसे कि आपने देख रहे हैं स्क्रीन में कुछ इस तरीके से दिया गया है। इसके बाद डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर में आपका 0-1 के फॉर्म में, यानी कि पूरा एक अगर मैं बोलूँ तो पूरा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर दिया गया होता है। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो कि अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु में रहता है, यानी कि आज के टाइम पे जो भी लेना चाहता है वो डिजिटल ही लेना चाह रहा है। इसके बाद कहते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर डाटा प्रयोग के लिए 0-1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाता है। तो सबसे खास बात दोस्तों इसकी ये है, इसकी स्पीड तो लो होती है, स्पीड कम होती है, लेकिन एक्यूरेसी हाई होती है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी। यानी कि अगर मैं डिजिटल स्पीडोमीटर की बात करूँ तो डिजिटल स्पीडोमीटर में क्या होगा कि आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं तो वहाँ पर 60 है, 60.1 है, 16.2 है, 60.3 है, इस तरीके से वो एग्जैक्ट यानी कि बहुत एक्यूरेट आपको स्पीड बताएगा कि आपकी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। क्लियर हो रही बात दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ये डिजिटल कंप्यूटर आता है, स्पीडोमीटर, जहाँ पर डिजिटल 0-1 के फॉर्म में, यानी कि पूरी तरीके से आपको लेटर वगैरह एक्यूरेट दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिड की बात करें तो दोस्तों हाइब्रिड जो है वो आपका एनालॉग और डिजिटल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो एनालॉग की स्पीड है उसको लिया गया है और डिजिटल की जो एक्यूरेसी है, यानी कि एनालॉग की स्पीड और डिजिटल की एक्यूरेसी। दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर में यहाँ पर एनालॉग की जो क्वालिटी है, एडवांटेज है एनालॉग का है, हाई स्पीड उसको लिया गया है, और डिजिटल का जो एक्यूरेसी है तो उस एक्यूरेसी को लिया गया है। तो यहाँ पर ये कहेगा इन कंप्यूटर्स में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण विद्यमान हैं, यानी कि इसकी स्पीड हाई और एक्यूरेसी हाई होती। दोस्तों ये जो कैलकुलेट करता है स्पीड, यानी कि बहुत स्पीड से, एनालॉग की स्पीड से ये कैलकुलेट करता है और उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि एक्यूरेट, जिससे कि हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ले सके। उदाहरण के लिए जब एक कंप्यूटर कोई एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे तापमान या रक्तचाप आदि को मापती है तो ये माप बाद में डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में बदल दी जाती है। इस प्रकार से किसी रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव का तुरंत सही पता लगाया जा सकता है। दोस्तों फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा अल्ट्रासाउंड मशीन और सिटी स्कैन मशीन, इस तरीके के मेडिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो कि स्पीड के तौर पर एनालॉग की तरह होते हैं और एक्यूरेसी यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देने के बाद वो एकदम एक्यूरेट बताते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही। क्लियर हो रही बात दोस्तों। तो ये थे आज के दो कंप्यूटर के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में डिफाइन किया गया था। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं इस कंप्यूटर के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द से जल्द आपके पास लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए